अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक दो एडजस्टमेंट्स ज़बानी जरा खड़काते हैं, फिर सवाल करते हैं। आप आइए एडजस्टमेंट नंबर 9 पे। एडजस्टमेंट नंबर 9। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। छोटी सी बात है, अगर सवाल कर रहे हैं हम 30 जून 24 का और एक्विजिशन डेट है 30 जून 23 और आपको एसओएफपी के अंदर इस रिटेन अर्निंग तो बताई ही है 780 मिलियन और एक्विजिशन डेट की भी रिटेन अर्निंग बताई नहीं है। और ये मैं समझा रिटेन अर्निंग के हवाले से रहा हूं, अदर रिजर्व्स में भी ऐसा हो सकता है। इतना ज्यादा अदर रिजर्व में नहीं आजमाएगा वो आपको, लेकिन हो सकता है। मेनली रिटेन अर्निंग की बात है जो बता रहा हूं। 600 मिलियन गुडविल की वर्किंग में रिटेन अर्निंग्स कितनी लिखेंगे हम गुडविल की वर्किंग में? 600 है ना, 600 लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपको एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग नहीं बताई, आप बताएं गुडविल की वर्किंग में रिटेन अर्निंग कितनी लिखेंगे? एक्विजिशन डेट 1 Feb 24 है। अब क्या करें? हाँ, इसका ना असल तरीका ये है, असल के सब्सिडरी के स्पेशल अकाउंट्स बनाए जाएंगे और उसके 1 Feb की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। उस 1 Feb की बैलेंस शीट में जो रिटेन अर्निंग है वो एक्विजिशन डेट है। उस वक्त जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। असल तरीका तो ये है। मैंने की नहीं है बेटेक लाइफ कंसोलिडेशंस, तो असल में तो तरीका यही है, लेकिन एग्जाम में आपको इतनी डिटेल नहीं बताई होगी। तो एग्जाम में ना सवाल वाला कहे या ना कहे, हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वो अजम्पशन ये है कि इस पूरे साल में जो एस ने प्रॉफिट कमाया 180 मिलियन, वो 12 महीनों में बराबर था। इधर कितने महीने, उधर कितने महीने? इधर है 7 महीने, इधर है 5 महीने। इस 180 मिलियन के ये टुकड़े गए। एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। 780 से वापस चले जाएं, -75 करके, चाहे तो यहां से आगे आ जाए 600 + 105। तो अगर सवाल हो जिस साल का, उसी साल में ही कुछ महीने गुजरे हों। ये एग्जाम में होता है अक्सर कि जिस साल का सवाल है वो पहला है और कुछ महीने गुजरे हैं और आपको एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग ना बताई हो। वैसे बताई होती है लेकिन हो सकता है ना बताई हो, तो हम इस तरह से वर्क बैकवर्ड या वर्क फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी एडजस्टमेंट्स वो अकॉर्डिंगली जिस तरह पहले कर रहे थे लॉजिकल वैसी होंगी कि जैसे एक्विजिशन डेट ही ये है, यहां से यहां तक सवाल है ही 5 महीने बाद का, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे जो एक्स्ट्रा डिडक्शन निकालते हैं 5 महीने की, तो वो अकॉर्डिंगली लॉजिकली होगा। बस इसमें सिर्फ ये बताना था कि जिस साल का सवाल है अगर उसी साल में कुछ महीने गुजरे हैं और एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग नहीं बताई तो हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं। बस ये मैंने एडजस्टमेंट 9 में लिखा हुआ, इतना ही लिखा हुआ है, कोई लंबी कहानी नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है। चले ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट जुलाई 23 एक्विजिशन डेट है। 2023-2024 लीगल डिटेल में नहीं जा रहा कि बुक्स क्लोजर डेट और डिविडेंड देते हुए लीगल तरीका क्या है, कितने दिन लगते हैं, उस गहराई में नहीं जा रहे। सिर्फ मोटी मोटी बात कि पेरेंट ने उन लोगों से शेयर खरीद लिए और इस दिन लीगली पेरेंट शेयर होल्डर है। तो जब 2023 का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 2024 में बटेगा तो पी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पी को मिल जाएगा ना, क्योंकि वो लीगल ओनर बन गया हुआ है।
वो किन प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्री या पोस्ट? प्री। तो इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि इनफैक्ट है ही नहीं। मैंने मुझे जहां तक याद पड़ता है ये एसीसीए के भी किसी बहुत पुराने सवाल में मेरे सामने आया था, वरना उसके बाद ये मेरे सामने कहीं आया नहीं है, लेकिन बहरहाल एक चीज एग्जिस्ट तो करती है। तो वो जो इधर इधर कहीं डिविडेंड होगा ना, यहां, इसको मैं कह देता हूं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दैट इज फाइनल। और इसके बाद जो कभी डिविडेंड होंगे वो तो पोस्ट फेज के ही होंगे। इस डिविडेंड पे हक किसका होना था? पुराने लोगों का। और अगर उनको भी इस बात का पता था और पेरेंट को भी इस बात का पता था, यानी दोनों इस पे मुत्तफिक थे कि ये जो 15 दिन 20 दिन बाद पेरेंट को डिविडेंड मिल जाएगा, ये है असल में पुराने लोगों का हक। तो जब शेयर्स बेचने की ट्रांजैक्शन हो रही होगी ना, उसमें अगर कहीं प्राइस ये तय हुई होगी कि हम आपसे शेयर 50 रुपए का खरीदेंगे, जो शेयर की प्राइस पेरेंट और पुराने लोगों में तय हुई होगी, तो इन्होंने आपस में यह भी तय कर लिया होगा कि ये जो आपको 20 दिन बाद डिविडेंड मिल जाना है 4 रुपए, ये आप हमें अभी दे दें। ये मैंने आपको IFRS 2 पढ़ाते हुए पता नहीं शायद कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड का जिक्र शायद किया हुआ, मुझे लग रहा है किया हुआ है। तो पेरेंट ने जब उन लोगों से शेयर्स खरीदे होंगे तो शायद 54 रुपए दिए होंगे। क्यों? क्योंकि इस 4 रुपए पे हक उन लोगों का था, लेकिन ऑफिशियली मिल पेरेंट को जाएगा। तो पेरेंट अभी 54 रुपए देगा, महीने बाद उसको 4 रुपए रिकवर हो जाएंगे, तो वो वापस 50 पे पहुंच जाएगा। तो इसकी सही अकाउंटिंग ये होनी चाहिए थी कि अभी तो ठीक है 54 दिए हैं, और कल जब 4 रुपए डिविडेंड रिकवर हो जाएगा फिर उसको इनकम बना ले। नहीं, इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिट कर दे ताकि इन्वेस्टमेंट सही 50 वर्थ पे आ जाए। ये सही अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर सवाल वाला ये कह देता है कि पेरेंट ने इसको इनकम बना लिया था, तो निकाल देंगे इनकम से, पेरेंट की रिटेन अर्निंग से निकाल देंगे, और जो पेरेंट ने कैश इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की हुई है उसमें से माइनस कर लेंगे। ये है प्री एक्विजिशन। और उसके बाद जितने डिविडेंड होने हैं वो सब पोस्ट हैं। कल मैंने एक बात समझाने की कोशिश करा था कि एक ने अगर दूसरे से कुछ इनकम कमा ली तो बैलेंस शीट में ये बात क्यों प्रॉब्लमेटिक नहीं है? बैलेंस शीट में हाँ, एक की रिटेन अर्निंग से निकल गई हुई है, दूसरे की रिटेन अर्निंग में ऐड हो गई, तो ग्रुप के अंदर वो इक्विटी के अंदर रहेगी, तो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ 2 बातों से है, जिन चीजों पे प्रॉफिट कमाया था वो चीजें एसेट के तौर पे आ रही हो, एक मसला, और दूसरा मसला पी और एस का आपस में कोई पेबल सीबल आ रहा हो। बस ये 2 मसले होते हैं, वरना कमाना मसला नहीं है। तो एस ने डिविडेंड बांटा, बात की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूं। प्री एक्विजिशन खत्म कर दी मैंने, बात प्री एक्विजिशन खत्म, ठीक है, मैंने और पॉज कर लिया। अब पोस्ट बता रहा हूं। पोस्ट एक्विजिशन के बाद में जो कभी डिविडेंड होंगे उनका क्या करना है, अब मैं उसकी बात करने लगा हूं। तो जो बाद के कभी डिविडेंड होंगे वो भी मसला नहीं होगा, क्योंकि एस डिविडेंड बांट के रिटेन अर्निंग से निकाल दिया करेगा और पेरेंट उसको इनकम बना लिया करेगा, तो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ तब आएगा अगर ईयर एंड आ गया होगा और डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल आ रहा होगा, तो फिर एस पेएबल कह रहा है, पी रिसीवेबल कह रहा है, वो एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन एलिमिनेट जो पी का पोर्शन है, यानी अगर 70% शेयर्स हैं और एस का डिविडेंड पेएबल आ रहा है 100, तो पी की बुक्स में रिसीवेबल 70 आ रहा होगा, क्योंकि 70% शेयर्स हैं। तो एलिमिनेट कितना करना है? 70 जो इनका आपस का है। तो ये मैंने ना एक एडजस्टमेंट नंबर बनाई हुई है 13 बनाई हुई है। अच्छा, ये प्रिंटिंग सही नहीं हुई है, ये तो टेबल नहीं, ठीक है हो गया पूरा। देखिएगा, एक एडजस्टमेंट 13 बनाई हुई है मैंने, और उसके बाद मैंने ना एक पेज का रेफरेंस दिया हुआ है, 2 पेजेस आगे होगा कहीं, उस पर मैंने एक टेबल बना के तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के मुख्तलिफ सिनेरियो समझाए हुए हैं। तो आप एडजस्टमेंट 3 पढ़ के और वो 2 पेजेस बाद जो एक टेबल बनाया हुआ है ये पढ़ लें सारा, एडजस्टमेंट 13 पूरी पढ़ के, और फिर उस पेज नंबर 15 पे जाके वो टेबल सारा पढ़ लें, सारा पेज पढ़ लें।
जी जी जी, कंसिडरेशन ट्रांसफर के नीचे। हाँ नहीं वाले सारे ये रिफिल कर दो, मैं इनको फिर और चला लेता हूँ। दे दो यार। जी दोबारा जी। हाँ हाँ, इन सबसे ऊपर देखे ना हेडिंग डाली हुई है मैंने, नॉट येट पेड बट डिक्लेयर्ड बिफोर ईयर एंड। देखिए मैंने 5 कॉलम बनाए हुए, उनमें से पहले कॉलम के ऊपर पेड की हेडिंग है और जो अगले 4 हैं उन सब के ऊपर हेडिंग है डिक्लेयर हो चुका हुआ है, पे नहीं हुआ, तभी तो पेबल सीबल की बात हो रही है। और मैंने 100 रुपए और 80 रुपए ये मिसाल ली हुई है। चलिए डिविडेंड वाली बात पढ़ ली। अच्छा अब आइए आप नंबर 11 पे। नंबर 11 ये भी कोई बहुत कॉमन एडजस्टमेंट नहीं है, शायद कभी कभार ये मिले, शायद ही। कैफ में भी अब तक मेरा ख्याल में शायद एक ही दफा आई और सी फैम में भी मुझे लगता है कि शायद एक ही बार आई है, बहुत रेयर एडजस्टमेंट है। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसको मैंने नंबर
11 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ना अब तक या आगे भी पढ़ लेंगे, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज की ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कंपनी की मर्जी होती है, चाहे तो वो कॉस्ट मॉडल चलाए चाहे फेयर वैल्यू मॉडल चलाए। इसी तरह अगर इन्वेंट्री है IS2 तो कंपनी की मर्जी होती है कि चाहे वेटेड एवरेज मेथड ले चाहे FIFO मेथड ले। और अब नहीं है, बहुत पहले होता था, बल्कि पता नहीं शायद आपकी पैदाइश से पहले की बात है। IS23 में ऑप्शंस होती थी, IS23 बोरिंग कॉस्ट, उसमें ऑप्शंस होती थी कि चाहे तो बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लें चाहे रहने दें, ऑप्शंस होती थी। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अकाउंटिंग करने की ऑप्शंस दिया करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पी ने अलग ऑप्शन चुनी हो और एस ने अलग क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पी बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करता हो और एस बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता हो, ऐसा हो सकता है। पी और एस की अपनी अपनी बैलेंस शीट तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जब ग्रुप बनेगा और कंसोलिडेट करना होगा तो ये मिसमैच है। ग्रुप है, हम उसको एक एंटिटी कह रहे हैं, तो ये मिसमैच है। क्योंकि IS 16 कहता है कि जो भी मॉडल रखना है कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन वो पूरी क्लास के लिए रखना है। तो ये मिसमैच होगा कि कुछ बिल्डिंग्स हेड ऑफिस वगैरह वो पी की कॉस्ट मॉडल पे आ रही है और एस की रिवैल्यूएशन पे आ रही हो। तो इस मिसमैच से बचने के लिए रूल ये है कि एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पी के रंग में रंग ले, यानी वो पॉलिसीज जो पी और एस की डिफरेंट है, एस को ना तंग करें, उसको ना कह के चेंज करो, उसको चलने दे जैसे चलना है। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एस की बैलेंस शीट को ग्रुप वाली पॉलिसीज के रंग में रंग ले। अब उसके लिए एडजस्टमेंट्स क्या करनी पड़ सकती हैं? मिसाल के तौर पे पी कॉस्ट मॉडल पे चलता है, एस रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलता है, तो क्या करें? एस को कैसे लाएं कॉस्ट मॉडल पे? ये तो बड़ा लंबा तरीका हो गया। जो एस की बुक्स में सरप्लस आ रहा है उसको पीपी में नेट कर दें, इससे क्या होगा? कॉस्ट मॉडल पे आ जाएगा। तो एस की बैलेंस शीट की वैल्यूज को हम पेरेंट की पॉलिसीज के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। मैंने मिसाल के तौर पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक मैंने कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल वाली बात लिखी हुई है और एक मैंने इन्वेंट्री वाली बात लिखी है मिसाल के तौर पे। असल बात यह है कि सवाल पे डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर फर्क हैं तो हमने एस को पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज के रंग में रंगना है, उसके बाद कंसोलिडेशन करनी है। तो ये नंबर 12 पढ़ के देख लें, 11 पढ़ के देख लें। मैंने मिसाल के तौर पर दो चीजों का जिक्र किया हुआ। जी बिल्कुल, ये सेपरेट वर्किंग हो रही होती है, यानी एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस की जा रही होंगी ना वो सेपरेट वर्किंग होंगी। हाँ जी, पढ़ने को कहा था। चलें चैप्टर के पहले पेज पे आए। ये मैंने सेपरेट एडजस्टमेंट के तौर पे लिखना चाहिए था, लेकिन लिख लिया था एक बार, तो बस मुझे को चलाए जा रहा हूं, अलग हेडिंग नहीं डाली। जब आप पहले पेज पे आएंगे तो आपने उस पेज पे जैसे हाथ रखा होगा तो आपकी उंगलियों के ऊपर ही ना एक डब्बा आ रहा होगा, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। मिल गया है? नहीं, हाथ रखेंगे तो आएगा। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट मिल गया? ये समझ लें पहले। कल वाली बात का एक रिकैप दे रहा हूं। कल मैंने आपको जब बताया था कि पेरेंट शेयर्स खरीदते हुए अगर डिबेंचर इशू कर दे तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और डिबेंचर्स क्रेडिट। और बेशक मैंने फेयर वैल्यू लिखा था, लेकिन मैंने साथ लिखा था कि दैट इज इनिशियल मेजरमेंट एज पर IFRS 9। और तब मैंने एक ज़बानी बात बोली थी कि फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर हम लोग एस के शेयर्स खरीद रहे हैं तो उस पर हो सकता है ब्रोकर को कमीशन दे रहे हो। IFRS 10 में ना हम जो पढ़े थे वो IFRS 3 और IFRS 10 है, तो मैं इसको बस ओवरऑल मिला के कंसोलिडेशन कह रहा हूं। IFRS 10 ने इस बात की इजाजत दी हुई है कंपनी को कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेट, यानी पेरेंट की बात कर रहे हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट को चाहे तो कॉस्ट पे रखे, यानी जितने रुपए उसको कॉस्ट की, चाहे IFRS 9 के मुताबिक रखे।
और चाहे एक इक्विटी मेथड होता है सूट पे लगता है, चाहे उसके मुताबिक रखे। तो हमारे सवालों में बाय डिफॉल्ट पेरेंट ने कॉस्ट पे रखा होता है। अगर किसी सवाल में IFRS 9 पे रख भी लिया है तो हमें उसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा। ये बात मैंने शायद पहले पेज पे आगे कहीं लिखी हुई, पढ़ा देता हूं कि अगर पेरेंट ने उसको अपनी बुक्स के अंदर IFRS 9 पे रखा हुआ है, क्या मतलब IFRS 9 पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के दो ही तरीके हैं, तो वो उसको रिवर्स करेगा, कॉस्ट पे लाएगा, तब हम कंसोलिडेट कर सकेंगे। ये बात मैंने कहीं लिखी हुई है, मैं देखता हूं अभी मैंने, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा खत्म करा रहा हूं ना मास्टर क्वेश्चन से पहले, मैं भी लेट हो गया, वरना मेरा इरादा ये था कि मैं खत्म करा के तो मास्टर क्वेश्चन शुरू करा दूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे ना 54 लेक्चर में मास्टर क्वेश्चन कराना पड़ेगा। तो मैं अभी इस चैप्टर में से जो जो चीजें रहती है ना उनको समेट के फिर सवाल पे चलूंगा, तो अभी वो बीच में कहीं आ जाएगी बात, मैंने लिखी हुई है। अभी जबानी बोल रहा हूं कि पेरेंट को इजाजत है IAS की तरफ से कि वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे कॉस्ट पे रखे, चाहे इक्विटी मेथड पे रखे, चाहे IFRS 9 पे रखे। इक्विटी मेथड पे तो नहीं रखी होती, IFRS 9 पे भी अगर रखी हो तो पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी चलेंगी। अच्छा, अगर कॉस्ट पे रख रहा है तो पेरेंट ने जब शेयर्स खरीदे होंगे लेट्स से 780 मिलियन, और हमें इस डिटेल का पता चल रहा है कि इस 780 मिलियन के अंदर 10 मिलियन, ये देखना रेहान सही नजर आ रहा है ना, 10 मिलियन ब्रोकर की कमीशन है, तो कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन करवा रहा है वो। पेरेंट ने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 780 लिख दी, उसको तो यही कॉस्ट की थी, लेकिन अगर हमने ये 780 मिलियन गुडविल की वर्किंग में लिख लिया तो इसमें ये ब्रोकर कमीशन भी शामिल है 10 मिलियन। इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन ज्यादा आने से गुडविल 10 मिलियन ज्यादा आ जाएगी, तो क्या ये गुडविल के दिए पैसे? ये तो ट्रांजैक्शन के ऊपर खर्चा हो रहा है, गुडविल को तो पैसे नहीं। गुडविल को तो पैसे तब पता चलेंगे जब ये पता चले कि हमने उन लोगों को कितने पैसे दिए। उनको तो 770 दिए, उन लोगों को 770 दिए। 780 तो इसलिए बनाया क्योंकि कमीशन दी है, उन लोगों को 770 दिया है, तो गुडविल की कैलकुलेशन में कितना आना चाहिए? 770, लेकिन जेब से तो गए हैं, तो फिर ग्रुप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस 10 मिलियन को फिर एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो पेरेंट ने अगर शेयर्स खरीदते हुए कोई कॉस्ट इनकर की है तो पेरेंट को इसको अपना एक्सपेंस मानना पड़ेगा, गुडविल की वर्किंग में नहीं ले सकता। हां, अगर कैश की बजाय शेयर इशू किए थे या डिवेंचर इशू किए थे तो उनके ऊपर IFRS 9 लगेगा। क्या लगेगा? डिवेंचर इशू किए हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं? इनिशियल मेजरमेंट में वहां से लेस करते हैं। शेयर इशू करने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो प्रीमियम नहीं चार्ज करते हैं, मतलब इक्विटी में डेबिट करते हैं। तो अगर शेयर डिवेंचर इशू किए हैं तो फिर वो इक्विटी में जाना है, लायबिलिटी में जाना है। अगर कैश दिया है तो फिर ये एक्सपेंस बनना है। ये डब्बा पढ़ लें सारा, पहले पेज पे जो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है ये डब्बा पढ़ लें।
जी पढ़ लिया। अच्छा, अब पहले पेज पे मैं आ ही गया हूं, तो यहीं से चलते हैं कि अगर कुछ बीच में रह गया तो रास्ते से चुनते हुए चलते हैं। पहला पेज डन। पहला पेज ना सारा वही है जो मैंने आपको बेसिक प्रोसीजर 6-7 मिसालों से समझाया था। पहला पेज वही है। अगले पेज पे आए, मैंने इंपेयरमेंट लॉस का डब्बा एक रुका हुआ है जो आपको मास्टर क्वेश्चन के साथ समझाना है। उसके अलावा पहला पेज, दूसरा पेज भी डन। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी सारी डन, एडजस्टमेंट 3 सारी डन, एडजस्टमेंट 4 में एक एक्सेप्शंस का डब्बा छोड़ा है। ये पास पेपर के सवालों में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना वैसे वैसे बताऊंगा। और हाँ, मैंने कल आपको एक चीज नहीं, वो कंटिजेंट लायबिलिटी के बहुत सारे सिनेरियो कराए थे। उनमें एक काम ये था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कि हम 10 मिलियन की कंटिजेंट लायबिलिटी ले रहे थे और वो एक तरह की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह लें आप उसको, कि एस की बुक्स में था और हम उसको 10 मिलियन ला रहे थे, तो हमने 10 मिलियन को गुडविल की वर्किंग में लिखा और 10 मिलियन को लायबिलिटी में लिखा। कल थोड़ा बहुत याद है? कल अगर नोट किया था, अगर, तो एग्जांपल 2 देखिएगा। अगर कल वाली एग्जांपल्स नोट की हैं तो एग्जांपल 2 देखिएगा जिसमें 7 मिलियन की प्रोविजन बना ली थी। अगर नोट किया था तो 7 मिलियन वाला सिनेरियो एग्जांपल 2 देखिएगा। गुडविल की वर्किंग में 10 लेस किया, करंट लायबिलिटी में 10 ऐड किया, करंट लायबिलिटी में से 7 लेस किया और रिटेन अर्निंग्स में 7 ऐड कर दिया। अब इसी बात को मैं एक जरा डिफरेंट अंदाज से बोलने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक्विजिशन डेट तक एस ने कुछ नहीं किया हुआ था, हमने उसको एक्विजिशन डेट पे 10 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझ लिया। क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझ लिया? गुडविल की वर्किंग में 10 लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में उसको इज्जत दे दी। और उस दिन के बाद जो एस ने 7 मिलियन की अकाउंटिंग कर ली हुई थी, क्या कर ली हुई थी? एक्सपेंस बना के लायबिलिटी बना ली थी। हमने कहा रहने दो, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हमने उसकी हरकत रिवर्स कर दी। ये रिवर्स वाली बात समझ आ रही? हमने लायबिलिटी में से 7 निकाला और रिटेन अर्निंग में के रहने तो तकल्लुफ ना करो, हमने कर लिया जो करना था। बस यही बात मैंने हेडिंग 4A से ऊपर लिखी हुई है कि हम अगर किसी एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें करने दो अपने तरीके से, जब कंसोलिडेशन की कर रहे हैं। अगर एस ने बाद में इसके हवाले से कुछ कर दिया तो रहने दो, तकल्लुफ ना करो। ये मैंने वही बात
पहले नोट्स में लिख दी हुई थी, लेकिन 2 साल पहले स्टूडेंट से डिस्कशन में वो सारे केसेस दरियाफ्त हुए, तो मैंने उसको सेपरेट केसेस बना के डब्बे में डाल दिया, वरना वो बात मैं यहां से कवर करना चाह रहा था। ठीक है, ये मैंने नोट ना उसके लिए लिखा था जो बात अब केसेस में डाल दी है मैंने, तो बेशक अगर आप यहां से डिलीट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं बुरा लग रहा तो लिखा नहीं। ये मैंने ये चीज यहां कवर करनी चाहिए थी, बाद में फिर वो एस्टैब्लिश हो गया और केसेस के डब्बे बना लिए। अच्छा, इस पे और कुछ पेंडिंग नहीं है। 4B भी करा चुका, 5 भी सारी हो गई, 6 सारी हो गई, 7 कल सारी कर ली, 8 सारी कर ली, 8 8 8 8 हाँ, हेडिंग 9 से जस्ट ऊपर देखें, हेडिंग 9 से जस्ट ऊपर ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इफ P हैज रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन एस पर IFRS 9, तो फिर उसको रिवर्स करना नहीं भूलना। ये मैं भी कुछ देर पहले बात कर रहा था। जी, पढ़ लिया। अच्छा, इस पेज से आगे चलते हैं। 9 बता दिया आपको, 10 आइस 12 के बाद बता सकूंगा, 11 बता दी, लास्ट 12 पे आ जाए बस। ठीक है, सारी चीजें समेट ली, बस लास्ट 12। ये मैंने एक बॉक्स बना के ना बस ये किया था कि जो छोटी छोटी चीजें कुछ सवालों में मुझे नजर आई, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज आई कि आपको पसंद है, वो 2-3 दफा चर्च कर चुका है, उस तरह की छोटी छोटी और चीजें ना मैंने 5-6 पॉइंट्स बना के इस डब्बे में डाल दी, अदर एडजस्टमेंट्स कह के मैंने इस बॉक्स में चीजें डाल दी। तो उनमें से जो आसान है वो आपको कह देता हूं पढ़ने के लिए, और जो थोड़ी सी टेक्निकल है वो समझाता हूं और फिर अगले लेक्चर में मास्टर क्वेश्चन कराता हूं। इसमें जो आसान बातें हैं वो आप खुद ही पढ़ लें, मैं बता देता हूं आपको। 5 है ना इसमें टोटल, है ना, 5 डब्बे है ना। आखिरी डब्बा पढ़ लें, आखिरी वाला URP होता है ना, URP लॉस भी हो सकता है, ट्रीटमेंट उलट हो जाएगी, वो हम लेस करते थे, ये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई पीपी बेचा था लॉस पे और मैनेजमेंट को ये रियलाइज हो जाता है कि ये वाकई ही गिर चुका हुआ है, तो फिर उसको लॉस ही रहने दें, फिर उसको कोई अनरियलाइज करके एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इरादतन सस्ता बेचा था सब्सिडी पे किसी और टैक्स रीजन की वजह से, तो फिर ये अनरियलाइज लॉस है जिसको ऐड बैक करना। अगर प्लांट सस्ता इसलिए बेचा था कि प्लांट की औकात वाकई गिर गई थी, तो बस फिर रहने दें, फिर इसको इंपेयरमेंट लॉस समझें, फिर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इरादतन एक मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शन थी, फिर ग्रुप में इसको रिवर्स करना। अच्छा, चौथा डब्बा पढ़ लें, देखें अगर समझ आता है तो, बल्कि चले मैं बता देता हूं। ईयर एंड है जनवरी दिसंबर है। 2023 में नवंबर में कहीं एक्विजिशन हुई, और अभी नवंबर में एक्विजिशन हुई थी, महीने के अंदर अंदर ग्रुप अकाउंट्स बनाने का टाइम आ गया। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी थी, एक्सपर्ट से बात की थी, एक्सपर्ट ने कहा 3-4 महीने लगेंगे, मैं आपको वैल्यूज दूंगा लेकिन 3-4 महीने लगेंगे। जैसे तैसे भी हमने 2023 के अकाउंट्स तो बनाने थे, गुजारा वैल्यूज पे बना देंगे, उन गुजारा वैल्यूज को कहते हैं प्रोविजनल अमाउंट्स। अगले साल जब एक्सपर्ट हमें सही वैल्यूज दे चुका होगा, तो अगले साल फिर सही वैल्यूज को लेकर अकाउंट्स बनाएंगे।
गुजारा अकाउंट्स बन गए, अगले साल आप सही वैल्यूज को लेके अकाउंट बना देंगे। तो ये इस टेबल का चौथा डब्बा पढ़ लें। चले डब्बे में तीसरा आके समझाता हूं। डब्बे में तीसरा, पी ने एस को एक प्रॉपर्टी बेची। अच्छा, एक मैंने यूआरपी इन्वेंट्री का पॉइंट समझाया था कि एस के पास स्टॉक पड़ा हुआ है और अब वो एनआरवी पे राइट डाउन हो चुका हुआ है, तो फिर भी पूरा पूरा यूआरपी लेस करेंगे? नहीं करेंगे ना, कुछ उस तरह की बात है। पी ने एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग 100 की खरीद के 120 की एस को बेच दी। एस ने उस बिल्डिंग को आगे किराए पे दे दिया, यानी एस के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई और एस ने इसके लिए अकाउंटिंग शुरू कर दी फेयर वैल्यू मॉडल। ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे ले आया। अब इस ट्रांजैक्शन को ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें प्रॉफिट लोडेड था, लेकिन एस इसको अपनी बुक्स में IAS 40 पे चला रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल पे अपडेट करने लग गया हुआ है। ईयर एंड पे ये प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे आ रही है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही वैल्यू पे आ रही है या कुछ गलत है उसमें? एस ने ये 120 की खरीदी, चाहे 420 की खरीदी, एस ने, अब ये नींद आ रही है, एस ने इसको ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना शुरू कर दिया और ईयर एंड पे ये फेयर वैल्यू पे आ रही है IAS 40। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो गलत वैल्यू आ रही है? सही है। क्यों सही है? बस फेयर वैल्यू पे आ रही है, तो ये रोला खत्म, ये टेंशन छोड़ दें। फिर अगर इंटर कंपनी सेल में बिल्डिंग बिकी है और बायर ने उस बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लिया आगे और फेयर वैल्यू मॉडल पे चलाना शुरू कर दिया, तो फिर यूआरपी का रोला छोड़ दें। ये मैंने इस टेबल में तीसरा डिब्बा लिखा हुआ। नहीं, इसने बिल्डिंग इसको बेच दी, उसकी बुक्स में बिल्डिंग रही, खत्म हो गई। इसके पास बिल्डिंग है, ग्रुप के पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो बस ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए अब यूआरपी का रोला खत्म। ये तीसरे डब्बे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसी से एक मिलती जुलती चीज, पी और एस ने, मतलब पी या एस ने, एक ने दूसरे को बिल्डिंग किराए पे दी, एक ने दूसरे को बिल्डिंग किराए पे दे दी। जिसने बिल्डिंग किराए पे दी है वो उस पर IAS 40 लगा रहा होगा, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहा होगा और इसके ऊपर हो सकता है फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहा हो। जिसने किराए पे ली है वो लीजेस पढ़ाऊंगा, वो उसको राइट ऑफ यूज कह रहा होगा, मतलब वो उस पे इसको अपना पीपी बना चुका होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, या चलो पीपी ना भी सही हो सकता है, शॉर्ट टर्म किराए पे दी हो सकता है शॉर्ट टर्म किराए पे दी, आपको लीजेस रिवाइज कराऊंगा मैं, तो शॉर्ट टर्म लीज में ना एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता, सादी रेंट एक्सपेंस रेंट इनकम की अकाउंटिंग होती है। चलो सादी रेंट अकाउंटिंग हो रही है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्डिंग पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? ये मिसाल बदल गई है, अगली मिसाल दी है। एक ने दूसरे को बिल्डिंग किराए पे दी है और जिसने किराए पे दी है वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह के चला रहा है, ये पीपीई है। क्यों? क्योंकि ग्रुप के यूज में है। ये मिसाल बदल गई हुई है, ये वाली मिसाल नहीं है। मैंने अगली मिसाल, देखो यहां पे खड़ा हो गया, अगली मिसाल दे दी है मैंने। पी ने एस को या एस ने पी को एक बिल्डिंग किराए पे दी है और जिसने किराए पे दी है वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहा है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो IAS 40 वाली अकाउंटिंग रिवर्स करके IAS 16 वाली अकाउंटिंग ले आएंगे। IAS 40 वाली अकाउंटिंग रिवर्स कर देंगे, IAS 16 वाली अकाउंटिंग ले आएंगे। ये मैंने कुछ दूसरे डब्बे में लिखने की कोशिश की है, ब्रैकेट के अंदर, दूसरे डब्बे में ब्रैकेट के अंदर।
जी ब्रैकेट वाली चीज है, तो फिर यूआरपी करना पड़ेगा। अगर इस मिसाल में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कॉस्ट मॉडल चला रहा होगा फिर यूआरपी करना पड़ेगा, फिर तो ये नॉर्मल सेल ऑफ पीपी है ना। वो अगर वैल्यूएशन बदल चुका हुआ है फिर यूआरपी रहने दें। इसी तरह अगर वो बिल्डिंग उसको बेच के वो रिवैल्यूएशन मॉडल चला रहा है फिर भी यूआरपी रहने दें। जी दूसरा डब्बा, अच्छा दूसरे डब्बे की पहली लाइन, अगर एक ने दूसरे को किराए पे दिया है कोई भी एसेट और ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, ऑपरेटिंग लीज, तो जब आपको लीजेस रिवाइज कराऊंगा ना तो उसमें देखेंगे आप कि ऑपरेटिंग लीज होती है ना, तो लेसर अपना प्लांट स्टिल कह रहा होता है उसको, और लेसी राइट ऑफ यूज कह के एक नया प्लांट बना लेता है। लीज लायबिलिटी बना लेता है और राइट ऑफ यूज कह के एक नया प्लांट बना लेता है, मतलब दोनों जगह प्लांट आ रहा होता है। तो क्या ग्रुप में दो प्लांट है? असली प्लांट कौन सा है? जो लेसर की बुक्स में है। तो जो लेसी की बुक्स में राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी आ रहे होंगे उनको आपस में ऑफसेट करके खत्म कर देंगे, तो वो पीएनएल में डाल देंगे, लेसी की बुक्स में पीएनएल में डाल देंगे। ये मैंने इस दूसरे डब्बे की पहली लाइन में लिखा हुआ। जो हो गया सो हो गया, बस राइट ऑफ जो भी हुआ है एस की रिटेन अर्निंग में हुआ है ना, तो हम राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को ऑफसेट करके जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस बना देंगे, एस की रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देंगे। देखें दूसरी तरफ उससे रेंट इनकम भी तो बनाई हुई है ना, तो वो इनकम स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग्स हो जाएंगी आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। मतलब इसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ है, उसने रेंट इनकम बनाई हुई है, तो आसपास तकरीबन ऑफसेट हो जाएगा। हाँ जी, और पहले डब्बे में मैंने सिंपल इतना लिखा हुआ है कि अगर फाइनेंस लीज थी तो एक का लीज रिसीवेबल आ रहा होगा, एक की लीज लायबिलिटी आ रही होगी, इंटर कंपनी बैलेंस एलिमिनेट कर देंगे। ये अब ना मैंने कैफ की एसओएफपी खत्म कर दी। इसमें मैं आपको एक अभी ब्रेक के बाद मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बोर्ड पे प्रॉपर, और उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस की जो एक डब्बा छोड़ा है वो भी बताता हूं। उससे ना एसओएफपी सारी बेसिक्स सब देखे मैंने 6-7 क्लासें लगा दी इस पे। ये बेसिक स्ट्रांग हो गई ना, फिर जो हमने सीफए वाली चीजें पढ़नी है वो और ही दुनिया है। सब्सिडी खरीदेंगे और खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर थोड़ी और बेचेंगे, फिर एक और खरीद लेंगे, फिर उसको एसोसिएट बना देंगे, फिर एसोसिएट को और बड़ा करके एस बना देंगे। तो इस तरह के ना बहुत रिश्ते होंगे बीच में। तो अब हम उन मुश्किलों में चलेंगे, जब तक इसकी जमीन पक्की कर ली अब हम उन मुश्किलों में चलेंगे। तो ऐसे ही मैं फिर आपको इनकम स्टेटमेंट करा के फिर हम प्रॉपर सीफए वाली कंसोलिडेशन पे जाएंगे। तो एसओएफपी मैंने पूरी कर दी। जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर 2-4 रह भी गए हैं, आप अपनी तसल्ली के लिए और करना चाहें, मैंने कैफ के सवाल डाले हुए, इनफैक्ट कैफ के पास्ट पेपर भी 3-4 और डाले हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड देखेंगे ना तो वो कैफ के पास पेपर है। अगर आप वो करना चाहे तो आपकी मर्जी है, हस्बे तौफीक करना हो तो कर लेना, और अगर पक्का करना है तो बेशक कर लेना। तो एसओएफपी मेरी तरफ से कैफ वाली फारिग है। अगली क्लास में मैं आपको मास्टर क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है।